नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि है गढ़वाल का परमार वंश। तो देखिए, जब कत्यूरी शासन विभक्त हुआ था पूरे उत्तराखंड में, बल्कि उत्तराखंड इसका कुछ, हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा, यूपी बिजनौर हिस्सा, तो ये संपूर्ण उत्तराखंड जो था वह किसके अधीन था? कत्यूरों के अधीन था। ठीक है, यहाँ पे कत्यूरी शासक थे, परंतु कत्यूरी जो थे बाद में कुछ टुकड़ों में बट गए थे, यानी कि हर छोटा छोटा क्षेत्र जो है वह अलग अलग कत्यूरी शासकों ने, या फिर हम कहें तो सामंतों ने अपने अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, इसको हम कहते हैं कत्यूरों में अराजकता का शासनकाल। यानी कि हर छोटे छोटे क्षेत्र में जो वहाँ के सामंत थे, उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र मान के वहाँ पे अपना शासन शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ऐसे ही कुमाऊं से यहाँ पे सोमचंद ने किस वंश का, ठीक है, सोमचंद ने हमारा चंद वंश आरंभ किया। ये भी कत्यूरी शासक, इसने कत्यूरी शासक की पुत्री से, ब्रह्मदेव की पुत्री से विवाह कर यहाँ पे चंपावत में चंद वंश की स्थापना की, जिसको हम अपने पुरानी वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उत्तराखंड के इतिहास में हम चंद वंश को अच्छे से देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे गढ़वाल के परमार वंश की। जैसे चंद्रवंश की स्थापना हुई थी, वैसे ही 888 ईस्वी में यहाँ में जो चमोली है, चमोली के चांदपुरगढ़ से, कहाँ से? चांदपुरगढ़ से गढ़वाल में परमार वंश का उदय हुआ। ठीक है, तो गढ़वाल में घूमने के लिए एक राजा आया था, जिसका नाम था कनकपाल, जैसे कि हमारा सोमचंद आया था। ठीक है, तो कनकपाल जो है, बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि यह धारा नगरी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां का परमार वंशज था, और यहाँ पे जो है धाम की यात्रा के लिए आया था। और यहाँ पे इसकी जो मुलाकात है वह कत्यूरी शासक भानु प्रताप से हुई, और भानु प्रताप ने अपनी बेटी का विवाह इससे करा दिया। ठीक है, और इसने यहाँ पे जो हमारा चमोली है, चमोली के चांदपुरगढ़ से अपनी चांदपुरगढ़ को अपनी राजधानी बनाकर वहां से अपना शासन शुरू किया। यानी कि गढ़वाल में परवार वंश का एक तरीके से उदय यहीं से हुआ था। ठीक है, कनकपाल के लिए बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि यह मालवा क्षेत्र का था, और कई लोगों का मानना है, या कई इतिहासकारों का मानना है कि यह धारा नगरी का था। ठीक है, तो कनकपाल ने उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र से अपना क्या किया, गढ़ परमार वंश का एक आरंभ किया, जिसके बाद अनेक शासक आते गए और उन्होंने वहां पे शासन करना शुरू किया। ठीक है, जैसे अभी तक मैंने बताया था कि छोटे छोटे क्षेत्रों में लोग क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे, वैसे ही कनकपाल ने ही चांदपुरगढ़ से अपना शासनकाल शुरू किया था, उसको अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, इसके बाद जो अन्य शासक आए उनके बारे में ऐसी जानकारी मिलते नहीं है। तो जिन जिन शासकों के बारे में जानकारी मिलती है और जो इम्पोर्टेंट है हमारे सिलेबस के हिसाब से, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो कनकपाल के बाद जो अगला शासक आया वह आया 24वां शासक सोनपाल। ठीक है, जो 1 से 23 तक के बीच में है वह इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, और उनके बारे में वो जानकारियां नहीं मिलती है। तो आप लोगों को जो मेन मेन है वही देखते हैं हम। ठीक है, तो सोनपाल का शासन रहा 1243 से 1250 ईस्वी तक। ऊपर हम कनकपाल में ये चीज भूल गए हैं। तो कनकपाल ने यह शासनकाल कब आरंभ किया था? 888 ईस्वी में जो है गढ़वाल में परमार वंश का, यहाँ पे, या गढ़वाल में परमार वंश का जो उदय है वह किया था। तो पूछता है गढ़वाल में परमार वंश का उदय कब हुआ था? तो 888 ईस्वी में हुआ था। तो सोनपाल का शासनकाल कब रहा? 1243 से 1250, यानी कि करीबन 7 साल इन्होंने यहाँ पे क्या किया? शासन किया। ठीक है, तो इसको क्या है, अजयपाल का पूर्ववर्ती शासक माना जाता है, या फिर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा, अजयपाल से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं। अजयपाल का पूर्ववर्ती शासक किसको माना जाता है? तो वह माना जाता है सोनपाल को। ठीक है, सोनपाल ने एक अच्छा कार्य किया था, या फिर एक इंपॉर्टेंट जो चीज है वह इसकी यह है कि इसने जो भिलंग घाटी है उसको अपनी राजधानी बनाया था। यानी कि चांदपुरगढ़ से अपनी राजधानी इसने कहाँ स्थानांतरित कर दी? भिलंग घाटी में, जिसे हम सोनी भिलंग नाम से भी जानते हैं, या सोनी भिलंग उसको कहते थे।
ठीक है। इसी के साथ साथ 1200 के ईस्वी में आपको पता होगा कि कुमाऊं और गढ़वाल में खस शासकों ने क्या किया था, आक्रमण किया था। तो सोनपाल ने इन खस राजाओं को क्या किया, पराजित किया था। ठीक है, चंद्रवंश में हमने खस राजाओं के आक्रमण के बारे में पढ़ा था। तो वैसे ही सोनपाल ने ही गढ़वाल में परमार जो खस शासक थे उनको क्या किया, पराजित किया था। सोनपाल के बाद जो अगला इंपोर्टेंट शासक है वह है 28वें नंबर का लखनदेव, या फिर कई जगह पे इसे लसण देव नाम से भी जाना जाता है। तो इसका शासनकाल रहा 1310 से 1333 ईस्वी, यानी कि 30-32 साल इसने क्या किया, यहाँ पे शासन किया। ठीक है, इसके काल में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, बस ये है कि यह पहला शासक बना या पहला परमार शासक बना जिसने अपनी ताम्र मुद्राएं जारी की। ठीक है, तांबे की जो मुद्राएं हैं या सिक्के हैं वह इसने क्या किए, जारी किए, जो अभी भी टिहरी के पुराना दरबार संग्रह में अभी भी रखे गए हैं। ठीक है, इसी के साथ यह भिलंग घाटी का स्वतंत्र राजा भी था, पहला स्वतंत्र राजा। ठीक है, जो भिलंग घाटी में इन्होंने राजधानी शिफ्ट की थी, उससे पहले के जो राजा थे वह क्या करते थे, अपना कर देते थे। जैसे मैंने चंद शासक में बताया था आपको कि जो बड़े शासक थे उनको क्या देते थे, कर देते थे, परंतु लखनदेव जो था वहां का स्वतंत्र राजा बन गया और उसने सभी को, जो अपने ऊपर के राजा थे, उनको कर देने से मना कर दिया, यानी कि यह क्या हो गया, यहाँ पे स्वतंत्र राजा हो गया। 28 के बाद 29वां शासक आया अनंतपाल, जिसका शासनकाल रहा 1333 से 1354। ठीक है, लगभग 21 साल ये क्या रहा, शासक रहा। और इसके में सिर्फ इंपॉर्टेंट यही है कि यह प्रथम भिलंग शासक था जिसका क्या मिला, हमें अभिलेख मिला। ठीक है, मुद्राएं और अभिलेख दोनों अलग अलग हैं। देखिए, मुद्राएं क्या हैं, सिक्के हैं, जैसे अभी 1-2 के सिक्के चल रहे हैं, उस समय तांबे के, सोने के या फिर चांदी के सिक्के चलते थे। और जो अभिलेख है वह होता है किसी पत्थर पे किसी चीज को गुदवाना या अपनी कुछ भी जो स्थिति है उसको लिखवा के वहां पे स्थापित करना, वह क्या कहलाता है, हमारा अभिलेख कहलाता है। किसी बड़े पत्थर में कोई भी चीज लिखना, ये क्या है, हमारा अभिलेख है। ठीक है, और जो सिक्के होते हैं वह क्या है, हमारा मुद्राएं हैं। ठीक है, तो प्रथम भिलंग शासक जिसका अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है, और अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, धारसिल अभिलेख, जो कि 1355 ईस्वी का है, वह इसी शासक का है। ठीक है, इसके बाद आया हमारा अगला शासक 33वां शासक आसलदेव। आसलदेव का जो शासनकाल रहा वह 1433 से 1442 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, और आसलदेव ने भिलंग से जो राजधानी थी अपनी, ठीक है, उसको पुनः कहाँ पे स्थापित कर दिया, चांदपुर गढ़ स्थापित कर दिया। ठीक है, यानी कि जो भिलंग थी उससे वहां पे अपनी राजधानी उसको दोबारा से कहाँ ले आया, चांदपुर गढ़ ले आया। ठीक है, फिर इसके बाद अगला शासक आया जगतपाल। जगतपाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। जगतपाल के समय पे क्या हुआ था कि जो यह पहला परमार शासक है जिसका क्या है, ताम्रपत्र। ठीक है, जैसे हमने शिलालेख की बात की और ताम्र मुद्रा की बात की, वैसे ही होता है हमारा ताम्रपत्र। ताम्रपत्र क्या होता है, एक तांबे का ऐसे पन्ने जैसा होगा जिसमें खरोच के जो चीजें होती हैं वह लिखी जाती हैं। ठीक है, अमुने शासक ने ये किया, यानी कि मुख्यतः जो शासक की तारीफ थी या शासक की अचीवमेंट थी, हम कह सकते हैं कि शासक की अचीवमेंट थी, उनको वहां पे लिखा जाता था। तो जगतपाल का जो ताम्रपत्र है, और जगतपाल पहला शासक है जिसका ताम्रपत्र हमें प्राप्त होता है। और कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये हुआ है रघुनाथ मंदिर, जो कि देवप्रयाग में स्थित है, वहां से प्राप्त हुआ है। और इसमें जो सन मुद्रित है वह कितने का है, 1455 ईस्वी का ये ताम्रपत्र है। ठीक है, तरंग, और इसी ताम्रपत्र में जो है कनकपाल के संस्थापक होने की पुष्टि भी मिलती है। इसमें लिखा है कि कनकपाल ने जो है परमार वंश का यहाँ पे क्या किया था, उदय किया था। तो यहाँ से परमार वंश परमार वंश के संस्थापक होने की पुष्टि मिलती है। पूछ लेगा सवाल यूके 888 में कि कनकपाल के संस्थापक होने की पुष्टि किस ताम्रपत्र से मिलती है, तो किससे मिलती है, हमारा रघुनाथ मंदिर में प्राप्त ताम्रपत्र से। और किसका है ये, जगतपाल का ताम्रपत्र है। ठीक है, 34 के बाद अगला शासक जो महत्वपूर्ण है वह है 37वां अजयपाल। और अजयपाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है गढ़वाल में परमार वंश का
एक बहुत ही जो शासक रहा, इसकी जो तुलना है वह अशोक से भी की जाती है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है ये गढ़वाल की दृष्टि से, गढ़वाल में परमार वंश की दृष्टि से। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा और यहां से सवाल जो है अधिकतर आएंगे हमारा। ठीक है, तो अजय पाल ने जब 1490 से 1519 तक इसका शासन रहा, सबसे पहले 1491 ईस्वी में ही इसने जो चंद शासक था कीर्ति शाह यहाँ पे आक्रमण किया और इसमें यह क्या हुआ, पराजित हुआ, इसको पराजित मिली। इसके बाद इसने अगले ही साल पुनः 1492 ईस्वी में कुमाऊं में फिर से आक्रमण कर दिया और इस बार इसने जीत प्राप्त की और जिसके बाद चंद शासक कीर्ति शाह और इसके बीच देवघाट सीमा का निर्धारण हुआ, यानी कि एक सीमा बना दी इन दोनों ने कि ये क्या है, कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा है जिसे देवघाट सीमा कहा इन्होंने। और यहां से जो उधर का शासक है वह क्या कहलाएगा, कुमाऊं शासक, और इधर का गढ़वाल शासक यानी कि यह अजयपाल के अंदर है और ये जो कीर्ति शाह है उसके अधीन रहेगा। ठीक है, इन्होंने एक सीमा निर्धारित कर दी। किसके साथ निर्धारित की, कीर्ति चंद के साथ इन्होंने निर्धारित की और किसने की, अजय पाल ने। ठीक है, 1492 ईस्वी में। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि कत्यूरियों के शासन के समय पे ही गढ़वाल जो है छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होने लग गया था। यहाँ पे जो कुमाऊं है, कुमाऊं में चंद शासकों ने धीरे धीरे उसको पिरोना आरंभ किया। ठीक है, एक शक्ति बनाया। वैसे ही गढ़वाल जो था वह छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया, 52 गढ़ों में विभाजित हो गया, यानी कि 52 छोटे छोटे क्षेत्र क्या थे, यहाँ पे स्वतंत्र थे। 52 छोटे छोटे क्षेत्रों के राजा अपने आप को स्वतंत्र कहते थे। ठीक है, तो इसने क्या किया, सभी पे क्षेत्रों पे आक्रमण करके इन 52 गढ़ों का इसने क्या किया, एकीकरण किया, यानी कि उन 52 गढ़ों को जीत के उसने अपने शासन में मिला लिया। और इसी के बाद जैसे ही 52 गढ़ हमारे एकत्रित हो गए, एक हो गए, उसके बाद ही 1515 ईस्वी में गढ़वाल नाम जो है अस्तित्व में आया गढ़वाल के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है कई बार कि गढ़वाल जो है, गढ़वाल या गढ़वाल नाम कब अस्तित्व में आया, तो 1515 ईस्वी में आया और किसके समय आया, अजयपाल के समय पे। ठीक है, और सवाल ये भी पूछता है कि 52 गढ़ों का एकीकरण किसने किया था गढ़वाल में, तो 52 गढ़ों का एकीकरण किया था अजयपाल ने। ठीक है, तो अजयपाल ने जो है अपनी राजधानियां परिवर्तित की। जब चांदपुरगढ़ राजधानी थी, ठीक है, तो इसने चांदपुरगढ़ से 1552 ईस्वी में अपनी राजधानी स्थानांतरित की देवलगढ़ में। ठीक है, इसके बाद 1517 ईस्वी में देवलगढ़ से इसने श्रीनगर अपनी राजधानी स्थानांतरित की और इसके बाद जो आगे शासक हैं उनकी अधिकतर जो राजधानी है वह कौन सी रहेगी, हमारा श्रीनगर ही रहेगी। ठीक है, इसी के साथ साथ इसने अपनी जो देवलगढ़ की राजधानी थी वहां पे एक राजभवन का निर्माण करवाया जब वहां पे राजधानी थी, और उस पे अपनी कुल देवी राज राजेश्वरी की स्थापना की। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, पूछेगा कि परमार वंश की कुलदेवी कौन सी थी, तो परमार वंश की कुलदेवी थी राज राजेश्वरी, जिसे हम नंदा के नाम से भी जानते हैं, नंदा सुनंदा, जिसकी 12 साल की यात्रा है, उसी को राज राजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये गढ़वाल में परमार वंशों की पहले से ही कुलदेवी रही हैं, कौन, राज राजेश्वरी। ठीक है, फिर इसके बाद जो अगला पॉइंट है वह है कि जो भरत कवि हैं, भरत कवि ने मानोदय काव्य में, भरत कवि का एक फेमस काव्य है मानोदय काव्य, इसमें अजयपाल को भीम, युधिष्ठिर, कुबेर आदि नामों से संबोधित किया है। और इसी के साथ साथ इसके जो अन्य नाम है, इसको गढ़वाल का अशोक, मैंने अभी कहा था आपको, इसकी तुलना किससे की जाती है, अशोक से की जाती है। और एक छत्र राजा, महात्मा व गढ़पाल या और गढ़वाल का नेपोलियन आदि नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ लेगा कि गढ़वाल का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो वह किसे कहा जाता है, अजय पाल को। और अशोक से इसकी तुलना इसलिए की जाती है कि जैसे अशोक ने समस्त जो राजा हैं उनको हराकर एक शक्ति बनाई थी, ठीक है, वैसे ही इसने भी समस्त जो गढ़वाल में 52 गढ़ थे उनको हराकर एकीकृत किया। और जैसे अशोक ने जो युद्ध है उसमें युद्ध की परिस्थितियों को देखकर अपना क्या किया, मन बदल दिया और हमेशा के लिए युद्ध छोड़ दिया, इसने भी अपने एक युद्ध
अप्पूगढ़ का युद्ध जो कप्पू चौहान के साथ हुआ था इसका, उस युद्ध के पश्चात इसने क्या किया, अपना जो है युद्ध हमेशा के लिए त्याग दिया। ठीक है, और इसके बाद यह गोरखनाथ संप्रदाय का अनुयायी बन गया युद्ध त्यागने के बाद, और देवलगढ़ में इसने सनातन जो सतनाथ पंथ है उसकी स्थापना की। ठीक है, और इसके समय पे एक धूली या धर्मपाथा का प्रचलन इसने किया था, जो कि एक क्या थी, मापतोल प्रणाली थी, जो कि 2 किलो के बराबर जो अनाज है उसकी क्या करती थी, मापतोल करती थी। यानी कि एक मापने की ये क्या थी, तरीका था मापने का किसी अनाज को या किसी भी वस्तु को। ठीक है, इसको क्या कहा जाता था, धूली पाथा प्रथा या फिर धर्म पाथा प्रथा कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल आ रखा है यूके ट्रिपल एससी में कि धूली पाथा या धर्म पाथा का संबंध किससे है, तो किससे है, अजयपाल से। और ये क्या थी, एक मापतोल की पैमाइश थी, यानी कि इससे भी किसी भी अनाज या वस्तु को मापा जाता था। और इसकी यह कितने के बराबर था, यह 2 किलो के बराबर था। ठीक है, जो अजयपाल की धर्मपाथाओं का उल्लेख जो है देवलगढ़ के शिलालेखों में भी मिलता है। इसको परमार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए, जो संस्थापक था वह कनकपाल था, परंतु गढ़वाल का या परमार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, अजय पाल को माना जाता है, क्योंकि इसने ही 52 गढ़ों का एकीकृत कर जो है परमार वंश का एक तरीके से वास्तविक रूप से क्या किया था, इसने परमार वंश का उदय किया था। ठीक है, अजयपाल ने जो खेतों हैं उनके विभाजन के लिए एक ओड़ा भी चलाया था। तो देखिए, आजकल भी आपने देखा होगा कि जो गांव होते हैं उनमें 2 महिलाओं या 2 परिवारों के बीच एक विभाजन के लिए पत्थर डाला जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, ओड़ा कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो विभाजन प्रथा है वह किसने चलाई थी, अजय पाल ने चलाई थी, जिसे अजय पाल का ओड़ा कहते हैं। तो देखिए, प्राचीन समय में भी, प्राचीन समय क्या कहें, आजकल भी जो ओड़ा होता है वह एक महिला क्या कर देती है, अपने साइड जो दूसरी महिला है उसके तरफ को डाल देगी, ये महिला इसको पुनः क्या कर देगी, उसके साइड को कर देगी। तो बहुत सारे विवाद होते थे इस ओड़े को लेके। तो अजय पाल ने क्या किया, इस ओड़े को अपना नाम दिया। ठीक है, उसको क्या कहा गया, अजय पाल का ओड़ा, यानी कि वह पत्थर क्या है, अजय पाल का है। अब उसको कोई भी महिला हिला नहीं सकती है। ठीक है, तो खेतों के विभाजन के लिए इसका उपयोग किया जाता था, और अभी भी वर्तमान में भी अधिकतर खेतों के विभाजन के लिए इस पत्थर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसी ने ही कत्यूरियों का जो स्वर्ण सिंहासन है वह अजयपाल ने ही छीना था। ये दीना हो गया, ये दीना नहीं, क्या है, छीना। ठीक है, और इसने जो जात पात व्यवस्था है उसको खत्म करने के लिए सरोला ब्राह्मण की क्या की थी, नियुक्ति की थी। तो पूछ लेगा सवाल, सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति किस शासक ने या किस परमार शासक ने की थी, तो वह किसने की थी, अजय पाल ने की थी। ठीक, तो अजय पाल के बाद जो अगला शासक हुआ वह हुआ कल्याण चंद। ठीक है, सॉरी, कल्याण पाल। कल्याण पाल के बारे में ऐसी कुछ जानकारी हमें नहीं मिलती है। इसके बाद रहा सुंदरपाल, हसदेव पाल और विजयपाल। इन चारों ही जो शासक हैं इनके बारे में कुछ ऐसी खास जानकारी नहीं है। जो विजयपाल है इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी है कि इसने जो दापा प्रदेश था, ठीक है, दापा यानी कि वर्तमान जो है तिब्बत प्रदेश, ठीक है, क्योंकि पिछले जो हमारा इतिहास था उत्तराखंड का, उसमें उत्तराखंड के निवासियों का तिब्बत के साथ व्यापार बहुत ही अच्छे से होता था। ठीक है, तो इनके व्यापार की यहाँ पे वर्णन मिल जाता है आपको उत्तराखंड के इतिहास में हर जगह पे। तो उसी में जो दापा प्रदेश था तिब्बत का, वहाँ पे इसने आक्रमण किया था। हालांकि इसको यहाँ पे हार मिली थी, ऐसी जीत इसको नहीं मिली थी, परंतु एक मुख्यतः हो जाता है कि तिब्बत पर आक्रमण करने वाला पहला पवार शासक कौन था, तो पहला पवार शासक हो जाएगा हमारा विजयपाल। विजयपाल के बाद जो अगला हमारा पवार वंश का शासक आया वह आया सहजपाल। ठीक है, सहजपाल का अगर कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल रहा 1547 से 1575 ईस्वी तक। सहजपाल के बारे में जो हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वह हैं कि सहजपाल के 2 ताम्रपत्र जो हैं प्राप्त हुए हैं देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से।
ठीक है। और ये दो जो ताम्रपत्र हैं वह किस सन के हैं, एक है 1547 का और एक है 1561 का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सहजपाल के 1547-1561 के दो ताम्रपत्र रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में मिले हैं। ठीक है, और अगर बात करें इसके कुल अभिलेखों की तो सहजपाल के 5 कुल अभिलेख जो हैं अभी तक प्राप्त हुए हैं। और बात करें अगर इसके कुमाऊं में समकालीन कौन था, कई बार पूछ लेता है कि कुमाऊं सहजपाल का जो कुमाऊं समकालीन राजा कौन था, तो कुमाऊं में और गढ़वाल के इनके समकालीन राजा भी आपने याद रखने होंगे, इनको ध्यान में देना होगा, कभी कभार पूछ लेता है। खासकर कि यूके ट्रिपल एससी तो पूछ लेगा, क्योंकि जिस तरीके से ऊटपटांग ये सवाल बनाता है उस तरीके से इसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो और हमारी जो अभी पुलिस की विज्ञप्ति आई है वह यूके ट्रिपल एससी कंडक्ट करा रही है। तो जितने भी युवा साथी हमारे उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो वह हमारी जो उत्तराखंड की सीरीज चल रही इतिहास की उसको अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए। आपको अगर नोट्स चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वो नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, जितने भी हमारे ये नोट्स हैं। ठीक है, परंतु मेहनत कीजिए, 2000 पुलिस के पद यहाँ नहीं होते, बहुत सारे पद हैं। तो आपने क्या करना है, इस बार अपनी वर्दी लेके जाना है। 2025 में आपको पुलिस उत्तराखंड पुलिस की वर्दी पहननी है। इसी के साथ कनिष्ठ सहायक हैं, बहुत सारे को कनिष्ठ सहायक के पद पर बैठना है। सीचपाल में विज्ञप्ति आ रखी है, वहाँ बैठना है। ठीक है, विज्ञप्ति आने वाली है, अभी आई नहीं है, तो वहाँ सीचपाल में जाना है। तो बहुत सारे विभागों में विज्ञप्ति अभी आई हैं, आएंगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फुल कॉन्सेंट्रेट करना है अपनी पढ़ाई पे। ठीक है, तो हम अब टॉपिक में आते हैं। तो इसका समकालीन कौन था, बालो कल्याण चंद और रुद्रचंद इसके कुमाऊं के क्या थे, समकालीन राजा थे। और इसी के साथ ये दो कुमाऊं की बात करें और अगर केंद्र की बात करें तो दिल्ली में उस समय पे जो शासक था वह कौन था, अकबर था। कई बार पूछ लेता है कि इनमें से अकबर का समकालीन पवार शासक कौन था, या फिर इस तरीके से भी पूछ लेता है कि कुमाऊं में अकबर के समकालीन कौन था। तो आप लोगों को जो मुख्य मुख्य शासक हैं केंद्र में दिल्ली सरकार में, उनके समकालीन कुमाऊं और गढ़वाल के शासक भी देखने हैं। ठीक है, तो भरत कवि एक महान कवि रहे हैं उत्तराखंड के इतिहास में। इनकी एक जो रचना है वह है मानोदय काव्य। तो इसी मानोदय काव्य में भरत कवि ने सहजपाल को राजनीतिक चतुर व कुशल प्रशासक कहा है, यानी कि सहजपाल के लिए इन्होंने राजनीतिक चतुर व कुशल प्रशासक नाम का संबोधन किया है। ठीक है, तो सहजपाल के बाद जो इसका अगला शासक आया पवार वंश का, वह आया सहजपाल का पुत्र बलभद्र शाह। ठीक है, अब बलभद्र शाह के जो राजा है इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वह यह है कि यह पहला पवार शासक था जिसने शाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इससे पहले तक हम जो पवार वंश है इसमें हर कोई राजा क्या लिख रहा था, पाल लिख रहा था अपने नाम के पीछे। परंतु जो बलभद्र शाह है इसने किसकी पाल की जगह किसका प्रयोग किया, शाह का प्रयोग किया। तो शाह की उपाधि धारण करने वाला बलभद्र शाह पहला पवार शासक था। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बार बार जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है। विगत जो परीक्षाएं हैं उसमें भी बहुत बार ये सवाल आ चुका है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ साथ यह पहला पवार शासक रहा जिसने चित्रशाला, ये चित्त नहीं क्या है, चित्रशाला की नींव रखी। और चित्रशाला इसने अपने जो राज दरबार है वहाँ पे स्थापित की, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के चित्रों को इसने संग्रहित किया अपने चित्रशाला में। ठीक है, तो पहला पवार शासक हो जाएगा जिसने चित्रशाला की नींव रखी। इसी के साथ साथ जो बलभद्र शाह है, ठीक है, ये कुमाऊं के जो शासक थे रुद्रचंद, उनके बीच 1581 में गालदम का युद्ध हुआ था बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच में। ठीक है, और इसी के समय पे जो गढ़वाल और कुमाऊं में है इसमें एक अस्तर जो संबंध है वह स्थापित हो गए थे। ठीक है, क्योंकि बार बार आक्रमण की वजह से
गढ़वाल और जो कुमाऊं है उसका संबंध जो है गड़बड़ा गया था, विवादित स्थिति में आ गया था। ये गालदम जो युद्ध है उसी के बाद ही इसने शाह की उपाधि क्या की थी, धारण की थी। ठीक है, और बात करें बलराम शाह, राम शाह नाम से इसका उल्लेख अकबरनामे में भी मिलता है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा कि राम शाह नाम से किस पवार शासक का उल्लेख मिलता है, तो किसका मिलता है, बलभद्र शाह का। और कहाँ मिलता है, अकबरनामा में। ठीक है, बलभद्र शाह के बाद जो अगला शासक रहा वह रहा हमारा मानसा। इसके कार्यकाल की बात करें तो 1591 से 1611 ईस्वी तक इसका क्या रहा, कार्यकाल रहा। ठीक है, और इसके कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण चीजें रहीं वह रही कि इसने जो भोट राजा था द्वापा का, ठीक है, उसके शासक का काकवा मोर को पराजित किया। भोट राजा था काकवा मोर, उसको पराजित किया था। और इसी के साथ यह तिब्बत पर विजय करने वाला पहला शासक बन गया। ठीक है, तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक अलग था, परंतु ये क्या है, तिब्बत पर एक सफल अभियान करने वाला। ठीक है, भोट राजा यानी कि द्वापा क्षेत्र ये कहाँ था, तिब्बत में था। ठीक है, वहां के शासक काकवा मोर को इसने क्या किया, पराजित किया, जिसके बाद यह तिब्बत पर सफल अभियान करने वाला पहला पंवार शासक बन गया। कौन, हमारा मानसा। ठीक है, तो मानसा ने इसी तिब्बत में जब दापा में अभियान किया था तो 1000 स्वर्ण कलश, ठीक है, 1000 सोने के कलश इसने वहां से लूटे थे और उनको कहाँ पे, गौरी मठ में स्थापित किया था। ठीक है, और यह अगर बात करें कुमाऊं में किसके समकालीन था, तो रुद्रचंद और लक्ष्मी चंद के ये क्या था, समकालीन था। ठीक है, और अगर बात करें लक्ष्मी चंद ने ही कितनी बार, 8 बार आक्रमण किया था, किसके साथ, मानसाह के साथ। ठीक है, 7 बार ये कह रहा था लक्ष्मी चंद। हमने चंद वंश में इसके बारे में बात की है। अगर आप चंद वंश के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो उत्तराखंड के इतिहास हमारी जो प्लेलिस्ट है वहां पे आपको चंद वंश की पूरी सीरीज मिल जाएगी। आप वहां पे पूरा चंद वंश अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो लक्ष्मी चंद ने 7 बार आक्रमण किया था, किस पर, मानसा पर। और 8वीं बार इसको क्या मिली थी, आक्रमण करने पर आंशिक जीत मिली थी। जो मानसा का सेनापति था खतड़ सिंह, ठीक है, इसको इसने क्या किया था, मौत के घाट उतार दिया था। तो इसलिए इसने अपनी क्या की, इसको आंशिक विजय घोषित की। और इसी के उपलक्ष्य में कुमाऊं में खतड़वा जो त्योहार है वह मनाया जाता है। ठीक है, और इसने छपराड़ भोट प्रदेश पर भी अपना क्या किया था, अधिकार किया था। इसने अपने जो दरबार है वहां पे विद्वानों को आश्रय दिया था। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि किस पवार शासक ने अपने दरबार में विद्वानों को आश्रय दिया था, तो किसने दिया था, हमारा मानसा ने। ठीक है, मानसा ने ही चमोली में अलकनंदा जो नदी है उसके तट पर मानपुर नामक नगर की स्थापना की। ठीक है, और जो भरत कवि है, मैंने अभी बताया था कि इसका मानोदय काव्य रचना है इसकी, तो इसमें इसने मानसा की तुलना बलि व कर्ण से की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ लेगा कि भरत कवि ने या फिर मानोदय काव्य में किस पवार शासक की तुलना बलि व कर्ण से की गई है, तो किसने की गई है, मानसा। और जीतू बगड़वाल के जो पवाड़े हैं उसमें भी मानसा का उल्लेख मिलता है। जीतू बगड़वाल जो गढ़वाल क्षेत्र के हैं उनको पता होगा कि जीतू बगड़वाल के जो पवाड़े हैं वह गाए जाते हैं, यानी कि इसकी वीर गाथा गाई जाती है वहाँ पे। ठीक है, कुमाऊं में भी बहुत फेमस है जीतू बगड़वाल के पवाड़े, खासकर जो गढ़वाल क्षेत्र में वहाँ पे यह अधिकतर फेमस है। ठीक है, जीतू बगड़वाल में की बहुत ही एक प्रमुख कहानी है, आप यूट्यूब में जाके उसको सर्च करके देख सकते हैं। और जो इनकी एक गाना है, पांडवास करके यूट्यूब चैनल है, मेरे को बहुत ही पसंद है, पांडवास चैनल यूट्यूब चैनल है।
उन्होंने पूरी उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको बचाए रखा है। और उनका ही एक जीतू बगड़वाल गाना जो है मेरा बहुत फेवरेट है, मैं बहुत सुनता हूँ उसको, जहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में जीतू बगड़वाल की जो कहानी है वह समझ में आ जाएगी। क्योंकि पांडवास जो है बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, उसने उन्हें उत्तराखंड की संस्कृति को अपने गानों के माध्यम से संजो के रखा है। ठीक है, और आपको तड़कते भड़कते गाने तो नहीं मिलेंगे वहाँ पे, परंतु ये है कि जो उत्तराखंड की संस्कृति से संबंधित गाने हैं वह आपको वहाँ पे संजो के मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए मेरा वह क्या है, एक फेवरेट यूट्यूब चैनल है। ठीक है, पांडवास करके है, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छे गाने गाए हैं। उसी में से एक जीतू बगड़वाल का गाना भी है जिसमें जीतू बगड़वाल की जो संबंधित कहानी है उसको शॉर्ट टर्म में उन्होंने बताया है। ठीक है, तो जीतू बगड़वाल की जो पवाड़े हैं उसमें किसका उल्लेख मिलता है, हमारा मानसा का उल्लेख मिलता है। और इसी के समय यानी कि मानसा के ही समय 1608 और 1611 ईस्वी के बीच यूरोपीय यात्री विलियम फिंच गढ़वाल आया था। ठीक है, अब विलियम फिंच के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो विलियम फिंच ने जब अपनी पुस्तक लिखी, अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, तो इसने बताया कि जो गढ़वाल का राजा है, ठीक है, एक मतलब हास्यप्रद तरीके से इन्होंने लिखा है अपनी किताब में कि गढ़वाल का राजा इतना अमीर है कि वह सोने की थाली में खाता है और सोने की चम्मच से खाना खाता है, और जिस थाली में एक बार खाना खा लेता है उसको फेंक देता है। यानी कि आप इस कथन से, ठीक है, यह देख सकते हैं कि उस समय का जो राजा था या गढ़वाल शासन था वह कितना समृद्ध था। हालांकि इस कथन में पूरी सच्चाई नहीं होगी कि एक बार वह खाना खा रहे हैं फिर उस पतीले को ही, सोने के पतीले को फेंक दे रहे हैं। ठीक है, परंतु इस कथन से उनका यह आशय होगा, यानी कि विलियम फिंच का यह आशय होगा कि गढ़वाल जो राज्य था उस समय बहुत ही समृद्ध था, वहाँ का राजा समृद्ध था, वहाँ की जनता समृद्ध थी, क्योंकि उनकी जो समृद्धि है वह सोने से वहाँ पे क्या देखी जा सकती थी। ठीक है, तो विलियम फिंच का बहुत ही कथन है ये। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और विलियम फिंच की यात्रा के बारे में पूछा जाता है कई बार, इंपॉर्टेंट है कि विलियम फिंच किसके समय आया था, तो किसके समय आया था, मानसा के समय पर आता, 1608 से 1611 ईस्वी के बीच यह गढ़वाल में गुजरा था। इसके बाद यह चीन तिब्बत की यात्रा में चले गया था। ठीक है, मानसा को महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त हुई थी और इसका सेनापति था कालो सिंह भंडारी। ठीक है, माधो सिंह भंडारी अभी आगे को पढ़ोगे। और गढ़वाल में माधो सिंह भंडारी के जो भड़ों हैं वह गाए जाते हैं, यानी कि वीर गाथा आज भी गाई जाती है माधो सिंह भंडारी की। तो माधो सिंह भंडारी के ही पिता थे कालो सिंह भंडारी, यह मानसा के सेनापति थे। तो मानसा ने इनको स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी थी, क्योंकि जो दापा अभियान है वहां पे कालो सिंह भंडारी का बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो वहां पे स्वर्ण जीतने के बाद, यानी कि 100,000 सोने के कलश जीतने के बाद माधो कालो सिंह भंडारी को इन्होंने स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी थी। तो 1,000 जो आदमी 1,000 सोने के कलश जीत के लाया है, तो उसके लिए एक तरीके से जो कथन है विलियम फिंच का कि सोने की थाली में खाता था वह गलत नहीं हो सकता, परंतु कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, पर अब इसमें ऐसा है कि संशय वाली चीज़ें हैं, एग्जैक्ट कह नहीं सकते हैं कि सच में ऐसा था या नहीं था। ठीक है, तो चलिए हम आगे को बढ़ते हैं। तो अगला शासक जो था वह था श्याम शाह, जिसका समय रहा 1611 से 1631 30 तक इसका कार्यकाल रहा था। ठीक है, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह हैं कि इसे स्वेच्छाचारी शासक कहा गया है। फिर इसके बाद श्यामशाह ने जो मानसा है अपने पिता के नक्शे कदम में चलते हुए जो दापा तिब्बत है वहाँ पे पुनः आक्रमण किया, और इस बार यह भी क्या रहा, सफल रहा। ठीक है, एक सफल अभियान किया दापा पर इसने अपने पिता के पद कदमों पर चलते हुए। ठीक है, इसने 1621 ईस्वी में
जहांगीर से आगरा में मुलाकात की बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछता है कि किस शासक ने जहांगीर से मुलाकात की थी, तो शामशाह ने की थी। कब की थी? 1621 ईस्वी में। कहाँ पे? आगरा में की थी, जहाँ पे जहांगीर ने इसे हाथी व घोड़े आदि भेंट किए थे। और इस मुलाकात का जो वर्णन है वह कहाँ पे मिलता है? तुजुक ए जहांगीर, जो कि जहांगीर पर आधारित पुस्तक है, उसमें मिलता है। इसी के साथ जहांगीर पर आधारित ही अन्य पुस्तक जहांगीरनामा में भी इस भेंट का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जो तुजुक ए जहांगीर पुस्तक है उसमें शामशाह को जमींदार श्याम सिंह के नाम से उल्लेखित किया गया है। ठीक है, और इस जो मुलाकात है इसका वर्णन वहाँ पे मिलता है। शामशाह ने श्रीनगर में शामशाही बागान की स्थापना की और इसी के साथ 1620 में इसने केशोराय मठ की स्थापना की। और इसने जो मुगल और चंद वंशों से पुराने राजाओं के संबंध खराब हुए थे उनको सुधार कर मुगलों और चंदों से मैत्रीपूर्ण जो संबंध है वह स्थापित किए। और जो इसका शामशाह का राजगुरु था, ठीक है, इसने अपना राजगुरु किसको बनाया था? शंकर देव को बनाया था। ठीक है, इन्हीं शंकर देव ने वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना की है। वास्तु शिरोमणि ग्रंथ जो है एक तांत्रिक ग्रंथ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ था? इसके एक 11 साल के पुत्र तुलाराम शाह की क्या होगी? मृत्यु होगी। जब तुलाराम शाह 11 वर्ष के तब किसी कारणवश इनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद इससे इसकी जो है कोई संतान नहीं हुई। तो संतान के सुख की प्राप्ति के लिए इसने लगातार क्या किया? 60 शादियाँ की। ठीक है, गिन सकते हो आप कितनी शादियाँ की? 60 शादियाँ की। तो पूछ सकता है कभी सवाल, यूके ट्रिपल एस से तो खासकर पूछ लेगा कि किस शासक ने 60 शादियाँ की थी? तो किसने की थी? तुलाराम शाह ने की थी। क्योंकि जब इसका पहला पुत्र मरा तो फिर उसके बाद उस रानी से इसको दूसरी संतान नहीं हुई। फिर इसने एक संतान की प्राप्ति का एक सुख जो होता है या चाह जो होती है वह आदमी से कुछ भी करा लेती है। तो उस समय के राजा तो राजा ही थे। ठीक है, तो इन्होंने एक के बाद एक शादियाँ कर ली और एक के बाद एक शादियाँ करते करते कितनी शादियाँ कर दी? 60 शादियाँ कर दी। और 60 शादियों के बाद भी इसको किसी से भी या किसी रानी से भी कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। तो इसकी जब मृत्यु हुई 1630 में, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि अलकनंदा में डूबने से इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। क्योंकि देखिए उस समय पे जो नदियां होती थी, ठीक है, ऐसा कुछ जैसे ये नदी है, तो हम अभी तो क्या है, हम पुल के जरिए इस नदी को क्या करते हैं? पार करते हैं, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान अगर हमने इस पार जाना है तो पुल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, परंतु उस समय जो था नदी में पुल निर्माण नहीं हुए थे। तो क्या करते थे ये लोग? एक टोकरी टाइप की बनाते थे, ठीक है, इस तरीके से, जिसमें क्या बांध देंगे? एक रस्सी बांध देंगे। ठीक है, अब इस टोकरी को डालेंगे नदी में और दूसरी तरफ से इस रस्सी के माध्यम से इस टोकरी को खींचेंगे। तो इस तरीके से क्या क्या करते थे ये लोग? नदी पार करते थे। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि अलकनंदा नदी पार करते समय वह टोकरी पलट गई और उस टोकरी में बैठे श्यामशाह की क्या होगी? वहां पे मृत्यु हो गई। ठीक है, और श्यामशाह की मृत्यु के बाद जो सबसे बड़ी घटना हुई थी वह हुई थी कि इसकी 60 रानियों ने क्या की? सती, अपने आप को सती प्रथा पे झोंक दिया। ठीक है, आपको पता होगा सती प्रथा क्या थी कि जब भी कोई या जब भी किसी रानी का या किसी औरत का पति मरता था तो वह भी क्या करती थी? उसके साथ सती ग्रहण कर लेती थी, यानी कि उन्हीं के साथ खुद को भी मौत के आगोश में डाल देती थी। तो ऐसा इसके साथ भी हुआ। तो 60 रानियों का सती होना एक बहुत ही बड़ी चीज है। ठीक है, और ये क्रूर दृश्य जो है, अजवेडो आया था उस समय गढ़वाल की यात्रा में। तो अजवेडो ने अपनी पुस्तक में 60 रानियों के सती होने का वर्णन किया है। ठीक है, इस मार्मिक जो दृश्य था 60 रानियों का एक साथ
सती होना, उसका इसने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। किसने? अजवेडो ने। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि किसने 60 रानियों के सती होने की वर्णन किया है, तो अजवेडो ने किया है। ठीक है। श्यामशाह को गढ़वाल का तुगलक व घमंडी राजा व विलासी राजा आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है। तो इस चीज को भी आप लोग नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा कि किसको गढ़वाल का तुगलक या घमंडी राजा पुकारा जाता है, तो किसको पुकारा जाता है? श्याम शाह को। ठीक है। तो मैंने बताया था कि श्यामशाह का कोई पुत्र नहीं था। तो अगला शासक जो श्यामशाह के बाद हुआ वह हुआ हमारा महपति शाह। ठीक है। तो महपति शाह जो है अगला शासक रहा श्यामशाह के बाद। ठीक है। महपति कौन था? महिपति। ठीक है। महपति शाह ये था श्यामशाह का चाचा। ठीक है। जो कि अगला शासक रहा पवार वंश का। ठीक। महपति शाह ये क्रम की बात करें तो 46वें नंबर का शासक था। और अगर शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल रहा 1631 से 1634 ईस्वी तक। ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो शामशाह की कोई औलाद नहीं थी। मैंने बताया था आपको कि उसने कितनी शादियां की थी? 60। और 60 रानियों से भी उसको कोई भी औलाद नहीं प्राप्त हुई थी। ठीक है। तो इसी कारण शामशाह की कोई औलाद ना होने के कारण उसकी मृत्यु के बाद शामशाह का चाचा यानी कि महपति शाह क्या बना? अगला शासक बना। यह कौन था? यह था शामशाह का चाचा। ठीक है। तो इसी के साथ यह क्या हो गया? सर्वाधिक उम्र में यानी कि 48 वर्ष के उम्र में यह शासक बनने वाला पहला पवार वंश का शासक हुआ, जो कि सर्वाधिक 48 वर्ष में शासक बना। ठीक है। अगर बात करें इसके समकालीन की, कई बार पूछ लेता है कि इस राजा का समकालीन केंद्र में कौन था या फिर कुमाऊं में कौन था। तो इसके समकालीन की बात करें तो केंद्र में शाहजहां था और कुमाऊं में चंद में तिरमल चंद शासक था। ठीक है। मुगल लेखक जो थे इसने महपति को अक्खड़ राजा कहा है। अपने जो रचनाएं हैं उसमें मुगल लेखकों ने अक्खड़ राजा की इसको उपाधि या फिर अक्खड़ राजा नाम से इसको लिखित वहां पे लिखा है इसके लिए। ठीक है। और इसी के साथ यह पहला राजा था जिसने चारों दिशाओं में अपने आक्रमण चलाए। ठीक है। पवार वंश का पहला शासक था जिसने चारों दिशाओं में अपने आक्रमण कराए। ठीक है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में। ठीक है। अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में इसने चलाया था, जो पश्चिम में हिमाचल प्रदेश का सिरमौर क्षेत्र था, वहां पे इसने लोधी रिखोला के नेतृत्व में आक्रमण करवाया। ठीक है। और अगर बात करें दक्षिण की, ठीक है, दक्षिण क्षेत्र में यानी कि तराई जो क्षेत्र है वहां पे, सॉरी दक्षिण नहीं, उत्तर क्षेत्र। ठीक है। उत्तर जो हमारा तराई क्षेत्र है वहां पे इसने करवाया बनवारी दास से आक्रमण। ठीक है। पश्चिम में लोधी रिखोला जिसने सिरमौर में चढ़ाई की, और लोधी रिखोला को ही गढ़वाल का रखवाला भी कहा जाता है। इंपोर्टेंट है, कई बार पूछ लेगा कि गढ़वाल का रखवाला किसे कहा जाता है, तो लोधी रिखोला का कहा जाता है। और यह किसका सेनापति था? महपति शाह का। इसने सिरमौर पर आक्रमण किया था। ठीक है। इसने दक्षिण में जो बनवारी दास है उससे तराई पर अभियान करवाया। ठीक है। और उत्तर में यानी कि उत्तर जो चीन क्षेत्र है हमारा उत्तराखंड का, चीन उस समय पे दापा कहा जाता था इसको, वहां पे माधो सिंह भंडारी को दापा अभियान करवाया इसने। ठीक है। इसने माधव सिंह भंडारी को, क्योंकि माधो सिंह भंडारी ने दापा पर एक सफल अभियान किया था, इसलिए इसने माधो सिंह भंडारी को गर्भ भंजक की उपाधि दी थी। ठीक है। देखिए, गर्भ भंजक और गर्भ भंजन दोनों में अंतर है, और यहाँ पे जो यूके ट्रिपल एस सी है सवाल अक्सर पूछता है और बच्चे अक्सर यही कंफ्यूज कर जाते हैं। इसने जो माधो सिंह भंडारी है उसको गर्भ भंजक की उपाधि दी थी। ठीक है।
गर्भभंजक यानी कि गर्भ को उजाड़ना, ठीक है, क्योंकि जो माधव सिंह भंडारी था एक वीर सेनापति था और उसने बहुत सारे जो सैनिक हैं उनको परास्त किया था, इसलिए इसको गर्भभंजक यानी कि गर्भ को उजाड़ने वाले की उपाधि दी थी। और वहीं पे इसने स्वयं को गर्भभंजन, ठीक है, और इसने स्वयं कौन सी उपाधि धारण की थी? गर्भभंजन की उपाधि धारण की थी। तो इन दोनों में आप लोग अंतर करिएगा क्योंकि ये अक्सर सवाल आता है, ठीक है। तो इसने जो दापा है, दापा पर कहा जाता है कि इसने 3 बार आक्रमण किया। पहला जो आक्रमण है 1632 में 12,000 सेना के साथ किया था, ठीक है। इसके बाद इसने, यहाँ पे मिसिंग है, लिखा नहीं है तो आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद इसने दूसरा अभियान 20,000 सेना के साथ किया था, ठीक है। जो पहला 12,000 सेना के साथ इसने आक्रमण किया था, इसमें 11,000, आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, 11,000 तो क्या थे? बंदूकधारी थे, ठीक है। 11,000 बंदूकधारी सेनापति थे और इसी के साथ जो छोटी छोटी टुकड़ियां थी, ठीक है, जिसमें तोपों का इस्तेमाल भी किया गया था, ठीक है। 20 टुकड़ियां अलग, जो 1,000 सैनिक बचे थे वह 20 टुकड़ियों में विभाजित थे जो कि तोपों के साथ आक्रमण किया था उन्होंने, ठीक है। फिर इसके बाद जो दूसरा अभियान किया था इसने, दूसरा अभियान किया था 20,000 सैनिकों के साथ इसने पुनः दापा पर अभियान किया, ठीक है। फिर इसके बाद जो तीसरा अभियान किया वह किया बहुत ही कम सैनिकों में इसने तीसरा अभियान किया, यानी कि कुल 3 अभियान इसने दापा पर किए थे, ठीक है। इसी के साथ महपति शाह ने रोटी सूची प्रथा शुरू की थी और माधो सिंह भंडारी जो कि इसका सेनापति था, माधो सिंह भंडारी के आज भी गढ़वाल में भड़ो गाए जाते हैं, यानी कि वीर गाथाएं गाई जाती हैं। तो माधो सिंह भंडारी का एक मुख्य कार्य रहा है कि इनने मलेथा की गूल का निर्माण कराया जो कि आज तक अपने अस्तित्व में है। तो जो माधो सिंह भंडारी है, इनका गांव एक पहाड़ी पर था जहां पे पानी की बहुत समस्या थी। तो इन्होंने वो पहाड़ी को काट कर एक गूल का निर्माण कराया जिसे मलेथा की गूल कहा जाता है और यह आज भी आपको मिल जाएगी, जिस कारण आज भी गढ़वाल क्षेत्र में माधो सिंह भंडारी को आज भी एक वीर के रूप में जाना जाता है और इनके भड़ो यानी कि वीर गाथाएं आज भी गढ़वाल क्षेत्र में गाई जाती हैं। आप यूट्यूब में सर्च करेंगे मलेथा की गूल तो बहुत लंबी गूल है जिसमें से आज भी इनके गांव में पानी आता है और उस गूल का निर्माण किसने कराया था? माधो सिंह भंडारी ने। और ये किसका सेनापति था? महपति शाह का, ठीक है। और इसी के साथ इसने क्या किया, बाद में अपने कुछ आंतरिक षड्यंत्रों के कारण इसने अपने सेनापति लोधी रिखोला की हत्या करवा दी, क्योंकि इसकी कानाफूसी के कारण किसी ने इसको अपने सेनापति लोधी रिखोला के लिए भड़का दिया। जो राजा वहाँ पे अन्य लोग थे राज दरबार में, उन्होंने भड़का के, जिसके कारण इसने शक के बिहाफ पे लोधी रिखोला की हत्या करवा दी, ठीक है। इसके बाद यह इतना आंतरिक षड्यंत्रों में या कानाफूसी में आ गया कि इसने एक बार जो नागा साधु है उनकी भी हत्या करवा दी, ठीक है। और नागा साधुओं की हत्या कराने के बाद इसको इतना पश्चाताप हुआ, ठीक है, और इतना ये मानसिक संतुलन खो बैठा कि इसने स्वयं को क्या किया कि इसने सोचा कि अब मैं स्वयं का जीवन जो है समाप्त कर दूंगा। तो इसने एक योजना सोची, क्योंकि ये एक वीर था, एक क्षत्रिय था, तो इसने अपनी जो मौत है उसको साधारण ना करके एक अलग तरीके से किया। इसने 1634 में तिरमल चंद पर आक्रमण किया, यानी कि कुमाऊं पर आक्रमण किया और जानबूझकर इसने क्या किया, वहां पे हार मान ली और वीर गति को प्राप्त हो गया, ठीक है। तो मौला राम ने इसको महाप्रचंड भुंज दंड का कहा है, यानी कि उपाधि इसको दी है, ठीक है। फिर महपति शाह के बाद अगला शासक आया 47वें नंबर का पृथ्वी शाह। इसका कार्यकाल रहा 1634 से 1664 में, ठीक है। तो ये पृथ्वी शाह कौन था? महपति शाह का पुत्र था, जो कि बहुत ही अल्प आयु में, यानी कि 14 वर्ष, कहीं पे 10 वर्ष भी लिखा गया है, कहीं पे 7 वर्ष लिखा है। तो
मुख्यतः जो वर्ष है इसका 14 वर्ष मान लेते हैं, यानी कि अल्पायु में ही ये क्या हो गया था, गद्दी पर बैठ गया था। तो इसलिए इसकी जो संरक्षिका रही वह रही रानी कर्णावती, जो कि 1634 से 1640 तक इसकी संरक्षिका के रूप में रही, यानी कि टोटल 6 वर्ष ये क्या रही, इनकी संरक्षिका रही। ठीक है, इसका भी सेनापति क्या था, माधो सिंह भंडारी था। ठीक है, कर्णावती को नागकटी रानी, ताराबाई व दुर्गावती आदि उपनामों से जाना जाता है। ठीक है, मुख्यतः जो फेमस है इनके लिए वह क्या है, नागकटी रानी। ठीक है, अब नागकटी रानी इनको क्यों कहा जाता है, तो सिरमौर का, यानी कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर का राजा था मंधाता प्रकाश, जिसने क्या किया, गढ़वाल पर अपना कब्जा करने के लिए 1635 ईस्वी में शाहजहां को ये खबर दे दी कि गढ़वाल का राज्य क्या है, खाली है। ठीक है, इसने खबर दे दी राजा को, जो शाहजहां है उसको, कि गढ़वाल में कोई राजा नहीं है, एक बच्चा जो है क्या गद्दी पर बैठा रखा है नाम मात्र, और वहां पे क्या कर रही है, एक स्त्री शासन कर रही है। आप वहां पे आक्रमण करके उस राज्य को भी अपने अधीन कर लीजिए। ठीक है, मुख्यतः जो मंधाता प्रकाश था, इसका औचित्य यही था कि जो शाहजहां है वो कहाँ आएगा यहाँ पहाड़ में, ठीक है, आक्रमण करके वह मंधाता प्रकाश को ही क्या कर देगा, गढ़वाल क्षेत्र दे देगा। इसलिए इसने क्या की थी, यह कानाफूसी, या फिर ये एक तरीके से इसने ये सूचना दी थी। ठीक है, तो इसके बाद शाहजहां ने तुरंत ही 1635 ईस्वी में नवाज खां के नेतृत्व में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कीजिएगा, 1635 में नवाज खां के नेतृत्व में गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया, जिसे रानी कर्णावती ने असफल कर दिया। रानी कर्णावती ने अपनी सेना के साथ मिलकर जो नवाज खां की सेना है उसको भगा दिया, और बहुत सारे सैनिकों को इसने क्या किया, कब्जे में रख लिया। ठीक है, इसको बाद में छोड़ा गया। ऐसा कहा जाता है कि जो शाहजहां की सेना थी उनके इसने क्या किए, नाक काट के भेज दिया था दरबार में। ठीक है, इसलिए इसको नागकटी रानी कहते हैं। परंतु कई इतिहासकार इसको दूसरे वे में भी ले जाते हैं कि शाहजहां की जो सेना है वह फेल होगी, इसलिए उनकी नाक कट गई। तो इस बिहाफ में भी लेते हैं इसको कि इसी वजह से इसको नागकटी रानी कहा जाता है। परंतु जो बहुत सारे इतिहासकार हैं वह ये मानते हैं कि इन्होंने सच में क्या की थी, इनकी नाक काटी थी। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, नागकटी रानी कहा जाता है। ठीक, फिर इसके बाद इसने 1604 ईस्वी में दापा पर पुनः अभियान किया। ठीक है, और इसके बाद इसने सिरमौर के राजा से 1650 में हटकोटी संधि की। ठीक है, रानी ने पृथ्वीपुर नगर और करणपुर नगर की स्थापना की। करणपुर जो कि वर्तमान कहाँ पे, हमारा देहरादून में स्थित है। ठीक है, ये किसने की थी स्थापना, रानी ने, रानी कर्णावती ने। ठीक है, फिर पृथ्वी ने अपनी जो राजधानी है, जब पृथ्वी शासक बना तो इसने अपनी राजधानी नवाद बनाई। ठीक है, और राजगढ़ी नामक स्थान को इसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया, जिसका शासन इसने दिलीप शाह, जो कि रवाई क्षेत्र है, उसको दे दिया। रवाई क्षेत्र का दिलीप शाह को शासक बना दिया। ठीक है, फिर इसके बाद 1654 में शाहजहां ने गढ़वाल पर पूरा अभियान किया, जिसमें इसने क्या किया, गढ़वाल को 3 तरफ से आक्रमण किया। ठीक है, दक्षिण में इसने खालिदुल्ला खां और बहराम खां के नेतृत्व में आक्रमण किया, यानी कि दक्षिण क्षेत्र, यानी कि हमारा तराई का क्षेत्र से इसने 2 सेनापति भेजे, खालिदुल्ला खां और बहराम खां। ठीक है, यहां से इन लोगों ने आक्रमण किया। पश्चिम में सिरमौर क्षेत्र जो हिमाचल का था, यहाँ पे मंदाता प्रकाश ने आक्रमण किया। और पूर्व में क्योंकि चंद शासक से भी इसके अच्छे संबंध थे, तो बाज बहादुर चंद ने यहाँ पे क्या किया, आक्रमण किया, और इसने जूनियागढ़ पर अपना कब्जा भी कर लिया। ठीक है, तो इस युद्ध में जो है शाहजहां एक तरीके से विजेत रहा, और इसने जो दून भाबर क्षेत्र है उसको क्या कर लिया, कब्जे में ले लिया। यानी कि दून भाबर क्षेत्र अब किसके अधीन हो गया, मुगलों के अधीन हो गया। ठीक है, दून यानी कि देहरादून, और भाबर क्षेत्र जो है अब मुगलों के अधीन था। ठीक है, देहरादून में इन्होंने क्या किया, चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज है, ये झ नहीं है, जो है,
चतुर्भुज सिंह को बैठा दिया और वहां पे उसको शासन के लिए तैयार कर लिया। ठीक है, इसके बाद 1656 में पृथ्वी शाह ने देहरादून पर पुनः आक्रमण करके इसको अपने अधिकार में ले लिया और 1658 में जब दारा शाहजहां की मृत्यु के बाद इनके बच्चों में एक तरीके से विरोध हुआ था, तो दारा शिकोह का पुत्र क्या था, सुलेमान शिकोह, वह क्या हुआ था, उत्तराखंड भाग के आ गया था। ठीक है, और सुलेमान शिकोह पहले कहाँ जाता है, हमारा चंद शासन में जाता है। चंद में मैंने आपको बताया था कुमाऊं जाता है, जहाँ पे चंद शासक इसको कहाँ भेज देता है, गढ़वाल में। ठीक है, तो जैसे ही गढ़वाल में आता है तो पृथ्वी शाह ने इसको क्या दी थी, शरण दी थी, जिससे औरंगजेब क्या हो गया, नाराज हो गया और औरंगजेब ने क्या किया, इसके लिए फरमान जारी कर दिया कि मुझे मेरा जो दुश्मन है वह सौंप दिया जाए, जिसे पृथ्वी शाह ने क्या किया, ठुकरा दिया। जिसके बाद औरंगजेब ने आक्रमण किया, आक्रमण में भी इसको सफलता नहीं मिली, तो इसने क्या किया, षड्यंत्र के तहत अपना एक साथी या फिर एक अपना जो दरबारी है जय सिंह, उसको गढ़वाल भेजा। ठीक है, जय सिंह ने क्या किया, इसके मंत्री यानी कि पृथ्वीपति शाह के मंत्री डोभाल से मिलकर सुलेमान को निकालने के लिए एक षड्यंत्र बनाया, जिसका क्या हुआ कि पृथ्वी को खबर हो गई और इसने अपने क्या किया, मंत्री डोभाल को मृत्युदंड दे दिया और जो जय सिंह था वह भागकर पुनः दिल्ली चला गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, जय सिंह का जो पुत्र है राम सिंह, यह पुनः गढ़वाल आया और राम सिंह ने क्या किया, जो पृथ्वीपति शाह का पुत्र था मेदनी शाह, इसके साथ मिलकर सुलेमान को औरंगजेब को सौंप दिया। मुख्यतः इस राम सिंह ने मेदनी शाह को लालच दिया कुछ बहुत, औरंगजेब का जो खौफ है उसको समझा फुला के, ठीक है, समझा फुसला के इसको अपने अंडर कर लिया और सुलेमान को इन्होंने औरंगजेब को सौंप दिया, जिससे पृथ्वी शाह बहुत नाराज हुआ और इसने अपने पुत्र मेदनी शाह को राज्य से निष्कासित कर दिया, यानी कि राज्य से इसने इसको निकाल दिया। ठीक है, और अगर बात करें हम सुलेमान शिकोह की, तो सुलेमान शिकोह अकेला नहीं आया था, सुलेमान शिकोह के साथ 17 लोग और आए थे, जिसमें से मुख्यतः 2 चित्रकार थे, श्यामदास और हरदास। ठीक है, इन्हीं चित्रकारों का वंशज रहा था फिर मौला राम, जिसे हम आज भी जानते हैं। ठीक है, और बहुत बार पूछता भी है मौला राम के वंशजों के बारे में। ठीक है, तो ये किसके साथ आए थे, सुलेमान शिकोह के साथ आए थे, जिनका नाम क्या है, श्यामदास और हरदास। ये किस जाति के थे, एक बार पूछा गया है सवाल, ये तुअर यानी कि तोमर जाति के थे और इनका पारंपरिक पेशा जो था सुनार का था। ठीक है, और फिर इसके बाद तुमुल के युद्ध 1640 में माधोसिया भंडारी वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिसे छोटा चीन युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, और इसी के काल में गढ़वाली चित्रकला शैली जो है अपने अस्तित्व में आया, क्योंकि श्यामदास और हरदास क्या हुए, यहाँ पे आए थे, इन्होंने ही जो गढ़वाली चित्रकला शैली है उसको उजागर किया, उसको अस्तित्व में लाए। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है पृथ्वीपति शाह के शासनकाल का। 40वां शासक था फतेहपति शाह, और इसके समय की बात करें या कार्यकाल की बात करें तो इसका जो समय रहा शासन का वह रहा 1664 से 1617 ईस्वी तक इसने क्या किया, शासन किया। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो फतेहपति की जो अल्पायु थी उसके कारण इसका जो संरक्षक बना आरंभ में वह बना पृथ्वीपति। ठीक है, तो पृथ्वीपति का जो भाई था, ठीक है, उसने क्या किया था, विद्रोह कर दिया था अपने शासनकाल में। ठीक है, तो इसलिए जो पृथ्वीपति है इसने अपने ही शासनकाल में अपने पुत्र को, यानी कि पृथ्वीपति के पुत्र फतेहपति शाह को अल्पायु में ही इसने क्या कर दिया था, गद्दी पर बैठा दिया था। ठीक है, इसका भाई कौन था, मेदनी शाह। ठीक है, मेदनी शाह के विरोध के कारण इसने पृथ्वी ने अपने पुत्र को, फतेहपति को अल्पायु में ही गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, और यहाँ से ये क्या रहा, पृथ्वी ही इसका क्या रहा, संरक्षक रहा। और इसके बाद पृथ्वी की मृत्यु के बाद राजमाता कटौची क्या रही, इसकी संरक्षिका रही 1668 से, यानी कि 4 साल कौन रहा, पृथ्वीपति रहा। फिर 4 साल बाद 1668 से 1684 तक
जो इसकी अन्य संरक्षक रही वह रही हमारा राजमाता कटौची। ठीक है, तो यह सबसे लंबा 52 वर्ष तक शासन करने वाला पहला पवार शासक है। ठीक है, जो इसका राज्याभिषेक हुआ था 1684 में हुआ था। ठीक, और पवार वंश का इस समय क्या था, ये स्वर्णकाल था। सवाल पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पवार वंश का स्वर्णकाल किसके समय को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है फतेहपति शाह के समय को कहा जाता है। ठीक है, इसने भी क्या किया, अपने चारों दिशाओं में अभियान चलाए। पहला अभियान इसने किया सिरमौर युद्ध 1685 में किया, अपने अभिषेक के अगले साल। ठीक है, जहां पे रुद्र प्रकाश और मेदिनी प्रकाश के साथ इसने युद्ध किया और जिसमें क्या हुई, इसकी विजय हुई। ठीक है, इसके बाद इसने अगला युद्ध किया, भंगाड़ी का युद्ध कहा जाता है इसे, 1688 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह के विरुद्ध ये क्या किया था, इसने युद्ध किया था, जिसमें इसको क्या मिली, विजय मिली। ठीक है, और इसी युद्ध का वर्णन जो है गुरु गोविंद सिंह की पुस्तक विचित्र नाटक में भी मिलता है, प्रमाणित है ये। ठीक है, फिर इसके बाद 1696 में इसने सहारनपुर यानी कि यूपी क्षेत्र पर आक्रमण किया और वहां पे अपना अधिकार कर फतेहपुर नगर की स्थापना की। ठीक है, 1696 उसी वर्ष इसने दापा पर अभियान किया और विजय प्राप्त की। ठीक है, इसने हर जगह पे अपना आक्रमण ही किया था। फिर 1698 से, ये 1600 होगा, 1200 नहीं, 1698 से 1610 तक यानी कि टोटल 12 वर्ष तक इसने कुमाऊं पर आक्रमण किया, परंतु इसको हमेशा क्या मिली, कुमाऊं में हारे मिली। ठीक है, और मुख्यतः इसने कुमाऊं पर 4 बार आक्रमण किए थे। पूछ लेगा कभी सवाल कि कुमाऊं पर 4 बार आक्रमण किसने किए थे, तो फतेहपति ने किए थे। ठीक है, पहला आक्रमण इसने किया था बाज बहादुर चंद से, जिसमें इसकी क्या रही, पराजय रही, और चंद क्या रहे, विजित रहे। ठीक है, और इसी युद्ध में जो बाज बहादुर चंद है वह गढ़वाल से अल्मोड़ा क्या लाया, नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति लाया, जो इसने अल्मोड़ा में नंदा देवी मंदिर जो वर्तमान में भी है वहां पे क्या की, स्थापित की स्वर्ण मूर्ति को। ठीक है, वर्तमान में स्वर्ण मूर्ति तो वहां पे नहीं है, परंतु हाँ नंदा देवी मंदिर अभी भी क्या है, अस्तित्व में है, और बहुत ही मान्यता है नंदा देवी मंदिर की। अल्मोड़ा मुख्य मार्ग जो बाजार है वहीं पे ही स्थित है नंदा देवी मंदिर। ठीक है, तो वहां पे इसने आक्रमण करके जो गढ़वाल से नंदा देवी की मूर्ति क्या थी लाया था, उसको स्थापित किया था। ठीक है, बाज बहादुर चंद ने फिर 1679 में पुनः आक्रमण किया और चांदपुर गढ़ पर कब्जा कर लिया। ठीक है, फिर इसने दूसरा आक्रमण किया, बधानगढ़ का युद्ध कहते हैं जिसे, उद्योग चंद के खिलाफ। ठीक है, जिसमें उद्योग चंद क्या रहा, विजित रहा। फिर तीसरा आक्रमण किया 1699 में, यह भी बधानगढ़ में ही किया, जिसमें जो फतेहपति शाह है वह पुनः क्या रहा, पराजित रहा, और इस समय जो चंद शासक था वह कौन था, ज्ञानचंद। ठीक है, ज्ञानचंद भी इस युद्ध में स्वर्ण मूर्ति लाया था, पुनः इसने भी युद्ध लड़ा, जीता। बाज बहादुर चंद की तरह ये भी क्या लाया, स्वर्ण मूर्ति अल्मोड़ा वापस लाया। ठीक है, स्वर्ण मूर्ति जीत के लाया वहां से। ठीक है, फिर इसके बाद 1730 में दुधौली के युद्ध में ज्ञानचंद ने फतेहपति शाह को पुनः पराजित किया। ठीक है, और इसके बाद चौथा युद्ध इसने लड़ा जगत चंद से, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है क्योंकि इस युद्ध में जगत चंद ने संपूर्ण गढ़वाल पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, संपूर्ण गढ़वाल पर कब्जा करके जगत चंद ने कहाँ पे अपना स्थान डाल दिया, श्रीनगर पे। ठीक है, श्रीनगर उस समय पे पवारों की राजधानी थी, वहां पे डेरा डाल दिया जगत चंद ने। और जो फतेहपति शाह है यह अपनी पत्नी के साथ देहरादून भाग गया। ठीक है, और श्रीनगर पे कब्जा हो जाता है कुमाऊं के शासक जगत चंद का। ठीक है, यानी कि गढ़वाल अब किसके कब्जे में है, चंद शासकों के कब्जे में है। ठीक है, तो जैसे ही चंद शासकों के कब्जे में गढ़वाल आया तो फतेहपति ने एक चाल लड़ी चली, इसने पुरिया नैथानी नामक एक ब्राह्मण को किसके पास भेजा, जगत चंद के पास भेजा। ठीक है, 1709 में श्रीनगर में जब कब्जा हुआ तो जगत चंद से मिलने आया पुरिया नैथानी। ये एक ब्राह्मण था और बहुत ही बुद्धिजीवी ब्राह्मण था। ठीक है, इसने क्या किया, इसने जगत चंद को अपनी बातों में बहला फुसला कर उसको क्या कर दिया, कन्वेंस कर दिया, और उससे कहा कि आप तो इतने महान राजा हो, आप इस छोटे से राज्य का क्या करोगे, एक काम करो। ठीक है, आप इसको क्या करो कि
ब्राह्मणों में दान कर दो। ठीक है, तो इसकी बातों में आकर जगत चंद ने क्या किया, श्रीनगर को एक ब्राह्मण को दे दिया, यानी कि ब्राह्मणों को क्या किया, इसने दान करवा दिया, यानी कि ब्राह्मणों को दान करके जगत चंद कुमाऊं वापस आ गया। ठीक है, अब पुरिया नैथानी जो था, इसकी आप बुद्धिमत्ता को इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इसने 1668 में पहले ही दिल्ली जाकर औरंगजेब से जजिया कर माफ करा दिया। ठीक है, गढ़वाल में जजिया कर इसने औरंगजेब से बात करके, ठीक है, औरंगजेब जो कि एक बहुत ही क्रूर शासक था, उससे इसने जजिया कर माफ करवा दिया। तो वो जगत चंद से तो कुछ भी करवा सकता था। ठीक है, तो इससे आप लोग मान सकते हैं कि पुरिया नैथानी किस तरीके सा एक व्यक्ति था, बुद्धिजीवी था। ठीक है, पुरिया नैथानी को गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है, जैसे कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है हर्षदेव जोशी को, वैसे ही पुरिया नैथानी को कहा जाता है गढ़वाल का चाणक्य। इस चीज को आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, और जैसे ही जगत चंद श्रीनगर को छोड़ के वापस आया 1709 में, ठीक है, तो 1710 में इसकी वापसी हो रही थी कहाँ को, कुमाऊं में। और बागेश्वर के रास्ते में जब ये और इसकी सेना थक हार के आराम कर रही थी, तो पुरिया नैथानी ने फतेहपति को यह बात बताई और फतेहपति ने अपनी सेना के साथ आक्रमण कर दिया, जिसमें क्या हुआ, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वह थक गया था जगत चंद, तो जगत चंद की क्या हो गई, हार हो गई। और एक तरीके से जो गढ़वाल दान में किया था उसने, जगत चंद ने, उसको पुनः किसने जीत लिया, फतेहपति शाह ने जीत लिया। ठीक है, फिर इसके बाद फतेहपति के जो शासन में गुरुराम राय का आगमन हुआ। ठीक है, गुरुराम राय, और गुरुराम राय 1675 में श्रीनगर में आए और 1676 में देहरादून में आए, और 1676 में ही इन्होंने देहरादून में फतेहपति ने गुरुराम राय को 3 गांव दान किए। ठीक है, 1676 में फतेहपति शाह ने गुरुराम राय को 3 गांव दान किए। कौन कौन से, खुड़बुड़ा, राजपुर और चामरारी। ठीक है, और जहां पे गुरुराम राय ने खुड़बुड़ा नामक स्थान पे अपना क्या डाला, डेरा डाला, और वहां पे डेरा डालने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, डेरा दून पड़ा। ठीक है, और बाद में देहरादून से यह परिवर्तित हो गया, क्या हो गया, देहरादून। ठीक है, पूछता है कि देहरादून का नाम किस लिए पड़ा, तो देहरादून का नाम देहरादून इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे गुरुराम राय ने क्या डाला था, अपना डेरा डाला था, इसीलिए इसको देहरादून से संबोधित किया गया। ठीक है, और इसके बाद गुरुराम राय ने देहरादून में दरबार साहिब गुरुद्वारा की स्थापना की। ठीक है, जो कि मुगल शैली में निर्मित है। फतेहपति के बाद अगला शासक आया उपेंद्र शाह। इसका शासनकाल कुछ खास नहीं रहा, 6-7 मंथ इसने शासन किया और इसकी मृत्यु होगी। इसकी मृत्यु हुई दीपावली के दिन। ठीक है, तो ऐसा पूछ सकता है, इतना मेरे को नहीं लगता पूछेगा, परंतु आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। इसकी मृत्यु किस दिन हुई थी, दीपावली के दिन हुई थी। उपेंद्र के बाद आया अगला शासक दिलीप शाह। इसका शासनकाल रहा 1716 से 1717 तक। ठीक है, यहाँ पे एक मिसिंग है, 1717 तक, यानी कि इसने भी कुछ 7-8 मंथ या 1 साल करीबन इसने क्या किया, शासन किया। इसके शासनकाल में भी कुछ खास नहीं है। फिर आया अगला शासक प्रदीप शाह। प्रदीप शाह मात्र 5 वर्ष की अल्पायु में गद्दी में बैठा, और अगर आपको पता है कि एक बच्चा अगर गद्दी में बैठेगा तो उसकी संरक्षिका रहेगी, तो इसकी जो संरक्षिका रही वह रही जिया रानी कनकदेई। ठीक है, जिसको रानी राज कहा जाता है। और इसके बाद जब ये शासनकाल में आया तो रणचूला हाट का युद्ध लड़ा इसने 1723 में देवी चंद के साथ, जिसमें देवी चंद की क्या हुई, हार हुई। फिर इसके बाद इसने कल्याण चंद पंचम के, ठीक है, लड़की की शादी में अपने यहाँ से 2 दूध भेजे, जिनमें बंधु मित्र व लक्ष्मीधर ओझा थे, और जहां से इन दोनों के बीच यानी कि कुमाऊं और गढ़वाल के बीच थोड़े संबंध मधुर हो गए। तो कल्याण चंद के समय पे ही मैंने बताया था आपको, कुमाऊं में जब कल्याण चंद था तो इसके समय पे रोहिल्लो का कुमाऊं पे आक्रमण हो गया था, और रोहिल्लो ने क्या किया था, अल्मोड़ा में अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो जब उनसे संधि हुई तो रोहिल्लो ने एक बात रखी थी कि उनको क्या दिया जाए, 3 लाख रुपए दिए जाए तो वो वहां से चले जाएंगे। परंतु उस समय कल्याण चंद का यानी कि चंद शासन का राजकोष क्या था, रिक्त था। तो इसकी मदद के लिए कल्याण चंद हमारा
पवार शासक प्रदीप शाह ने क्या किया था, इसकी मदद के लिए 3 लाख रुपए इसको दिए थे और फिर कल्याण चंद ने वह 3 लाख रुपए रोहिल्लो को देकर रोहिल्लो को कुमाऊं से निकाला था। ठीक है, इसने क्या किया था, गुरुद्वारा साहिब को 5 गांव दान दिए थे, जिसमें धामूवाला, मियावाला, पंडित वाड़ी व भूतवाला ग्राम इसने क्या किए, गुरुद्वारा साहिब को दान किए। गुरुद्वारा साहिब को दान करने का मतलब ये है कि इन गांवों से अब जो है राजा कर वसूल नहीं करेगा। अब जो ये कर होगा वह कर राजा को ना देकर किसको जाएगा, इन गांवों का कर गुरुद्वारे को जाएगा। ठीक है, तो दान देने का मतलब यही था कि अब वहां पे जो कर व्यवस्था है वह पूरी किसकी रहेगी, गुरुद्वारा की रहेगी। वहां के जितने भी व्यक्ति हैं वह अब डायरेक्ट कर किसको देंगे, गुरुद्वारे को देंगे, ना कि राजा को। ठीक है, इसका राज कवि था मेघाकर शर्मा, इस जिसकी प्रमुख रचना है रामायण प्रदीप। ठीक है, मौलाराम इसका तस्वीरदार था। इसने प्रदीप शाह का एक चित्र बनाया जो कि अभी वर्तमान में भी अस्तित्व में है। ठीक है, इसने मानसाही तिमासा नामक एक मुद्रा भी बनाई थी। ठीक है, इसका एक सिक्का आज भी लखनऊ के संग्रहालय में स्थित है। ठीक है, यानी कि है। ठीक है, फिर प्रदीप शाह के बाद आया अगला शासक ललित शाह। ललित शाह के 4 पुत्र थे। देखिए, इसकी जो शादी हुई थी वह इसकी 2 पत्नियां थी। एक थी कांगड़ा की, ठीक है, यानी कि हिमाचल प्रदेश की, जिससे इसको 2 पुत्र हुए थे, जय कीर्ति शाह और प्रीतम शाह। दूसरी इसकी बीवी थी नेपाल की, यानी कि डोटी की, जिससे इसको पुत्र हुआ था प्रद्युमन शाह और पराक्रम शाह। ठीक है, तो इसके 4 पुत्र थे। इन 4 पुत्रों के लिए इसने सोचा था कि ये 4 क्षेत्रों में आक्रमण करेगा और 4 क्षेत्रों को अपने अलग अलग पुत्र को दे देगा। ठीक है, तो इसी चाह के लिए इसने आक्रमण किया अपने सभी जगह। इसके समय पे सबसे पहले 1772 में गुज्जरों ने क्या किया था, दून पर आक्रमण किया। 1778 से ये 79 होगा। ठीक है, 78 और 79 में यह सिरमौर पर आक्रमण करता है। ठीक है, जिसमें इसको सफलता नहीं मिली। फिर 1789 में इसने मोहनचंद के साथ बग्वाली पोखर युद्ध किया, जिसमें ललित शाह विजित रहा। मैंने बताया था कि जैसे ही मोहनचंद हारा तो कुमाऊं पर किसका राज हो गया, अब गढ़वाल का। ठीक है, गढ़वाल शासक यानी कि ललित शाह का वहां पे क्या हो गया, राज हो गया। और जिसके बाद इसने अपने पुत्र जो कि डोटी रानी से हुआ था, प्रद्युमन शाह को दीपचंद के दत्तक पुत्र के रूप में वहां पे कुमाऊं पे शासन करने के लिए छोड़ दिया, जिसने प्रद्युमन चंद नाम से अपना क्या किया, कुमाऊं पे शासन किया। ये बात हम चंद वंश में कर चुके हैं, तो यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, और जैसे ही यह कुमाऊं पर विजय प्राप्त करके वापस लौटा, 1780 में कुमाऊं से लौटते समय दुलड़ी नामक स्थान पर इसकी मलेरिया से क्या होगी, मृत्यु होगी। तो इसकी मृत्यु के कारण जो अगला शासक बना, इसका पुत्र हिमाचल प्रदेश की जो इसकी बीवी थी, उसका पुत्र जय कीर्ति शाह अब क्या बना, अगला शासक बना गढ़वाल का। ठीक है, तो यह गढ़वाल के इतिहास में सबसे परेशान राजा था। इसके समय जो खंडूरी और डोभाल थे, इसके राजदरबारी, उनके बीच आंतरिक षड्यंत्र शुरू हो गया था। इसमें जो डोभाल था वह मुक्तकार था। कृपाराम डोभाल उस समय क्या था, एक मुक्तकार था। और फौजदार नित्यानंद खंडूरी, इन दोनों के बीच क्या हो गया, आपसी विवाद हो गया। इन दोनों के आपसी विवाद को सुलझाने में राजा इतना परेशान हो गया कि वह इसी में उलझता रहा और आंतरिक षड्यंत्रों में ही फंसा रह गया। ठीक है, और साथ ही साथ जो इसके क्षेत्र के लोग थे या इसके दरबारी थे, उन्होंने इसको भड़काना भी शुरू कर दिया कि जो कुमाऊं है वह तेरे पिताजी ने जीता है, तो कुमाऊं का राजा भी तूने होना चाहिए। तो ऐसे करके प्रद्युमन चंद के यानी कि प्रद्युमन शाह के विरुद्ध भी इन्होंने भड़काना शुरू कर दिया। तो ये आपसी ही षड्यंत्र में फंसा का फंसा ही रह गया। ठीक है, तो दून क्षेत्र का जो इसका फौजदार था घमंडी सिंह, यह श्रीनगर आया और श्रीनगर में लूटपाट करते हुए इसने राजा के सामने ही कृपाराम का सर काट दिया। ठीक है, सर धड़ से अलग कर दिया। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या हुआ, सिक्कों का निरंतर इसके दून क्षेत्र पर आक्रमण होता रहा। ठीक है, तो 1783 में सिक्कों से भयंकर युद्ध के बाद जय कीर्ति शाह ने
एक संधि कर ली, जिसमें इन्होंने एक राखी कर नामक संधि की, जिसमें इस 4,000 रुपये प्रतिवर्ष इसको क्या देना था, सिक्कों को राखी कर देना था, यानी कि रक्षा कर देना था। ठीक है, इस रक्षा कर के बदले सिक्के क्या करते, इसकी रक्षा करते। ठीक है, 1785 में इसने गढ़वाल पर 1785 में गढ़वाल पर हर्षदेव जोशी ने अपना आक्रमण किया। ठीक है, माली डेवल युद्ध कहा जाता है जिसे, जिस समय जोशाणी कांड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, 1786 में दूण पर रोहिल्लों का गुलाम कादिर के नेतृत्व में आक्रमण हुआ। इसके समय राजकोष क्या हो गया, पूरा रिक्त हो गया। मैंने बताया था कि आंतरिक षड्यंत्रों से क्या रहा, बहुत परेशान रहा। और इसी के साथ साथ इसने एक गलती की कि इसने मौला राम को 60 गांव दान दे दिए। ठीक है, 60 गांव दान देना मतलब कि वहां से कर ना आना। ठीक है, तो इसलिए भी इसका राजकोष रिक्त हो गया। और अंततः इसने आंतरिक षड्यंत्रों से और अपने राज दरबार की स्थिति को देखते हुए आंतरिक षड्यंत्रों से परेशान होकर देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में खाना पीना छोड़ दिया और अंततः इसकी भूख प्यास से क्या होगी, मृत्यु होगी, यानी कि इसने अन्न जल का त्याग करके अपना देह त्याग दिया। ठीक है, और इतिहासकारों का मानना है कि जब इसकी ऐसी कुगत हुई, ऐसी स्थिति हुई, तो इसकी जो रानियां थी उन्होंने बहुत बद्दुआएं दी थी पवार वंश को कि अब ये आगे नहीं बढ़े करके। तो वहाँ से पवार वंश की एक तरीके से कुगत शुरू हो गई। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे कीर्ति शाह की, जय कीर्ति शाह की मृत्यु हुई, तो प्रद्युमन शाह कुमाऊं में खबर पहुंची उसे, तो प्रद्युमन शाह कुमाऊं को हर्षदेव जोशी को सौंप के गढ़वाल वापस आ गया। ठीक है, और जैसे ही ये वापस आया तो यह भी क्या रहा, उन चीज़ों से परेशान रहा। यह पूर्ववर्ती पवार शासन का अंतिम शासक रहा। ठीक है, इसी के समय 1791 में गोरखों ने लंगूरगढ़ पर आक्रमण किया। ठीक है, 1790 में ये कहाँ थे, कुमाऊं पर थे। जैसे ही कुमाऊं विजिट किया तो इन्होंने फिर पुनः कहाँ आक्रमण किया, गोरखों ने गढ़वाल में। ठीक है, जैसे ही इन्होंने गढ़वाल में आक्रमण किया तो इन्होंने लंगूरगढ़, जो कि राजा का क्या था, गढ़ था, वहाँ पे कब्जा कर लिया और 1 साल लगातार वहाँ पे डेरा डाला रहा। 1792 में गढ़वाल डोटी में था, वहाँ पे चीन का आक्रमण हो गया, जिस कारण गोरखों को वापस जाना पड़ा। और इन्होंने जो प्रद्युमन शाह है उसके साथ लंगूरगढ़ की संधि की, जिसमें 3,000 रुपये प्रति वर्ष कर किसको देना था, गोरखों को देना था। और ये संधि करके गोरखे कहाँ चले गए, वापस डोटी चले गए। ठीक है, पराक्रम शाह भी आंतरिक विद्रोह के कारण बहुत परेशान रहा। इसके समय भी क्या रहा, पराक्रम शाह का क्या रहा, यहाँ पे आंतरिक विद्रोह रहा। ठीक है, सन 1794-95 में गढ़वाल में एक भीषण अकाल आया, जो कि विश्व संगत के अनुसार 51-52 में 1851-52 में रहा। इसलिए इसे क्या कहते हैं, 51-52 भी कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शक संवत जो है वह मेन जो ईयर रहता उससे आगे रहता है, इसलिए 1851 और 52 शक संवत जो विश्व शक संवत वाला कैलेंडर होता है उसके अनुसार क्या था उस समय ईयर 1851-52। ठीक है, और वैसे सन की बात करें तो 1794-95। ठीक है, भीषण अकाल आया, राजा की ऐसी कुगत हुई कि पूछो मत। ठीक है, उस समय एक विलियम फिंच आया था यात्रा पे, तो उसने बताया था कि वहाँ का राजा ऐसा है कि उसके पास ना तो पहनने के लिए कपड़ा है और फकीरों की तरह एक नॉर्मल घूम रहा था। तो वह किसके कारण था, यहाँ पे भीषण अकाल के कारण। ठीक है, जैसे ही ये बेचारा अकाल से उभरता तो 1803 में 8 सितंबर 1803 में गढ़वाल में भूकंप आया। लगभग कहा जाता है कि 9 की रिक्टर स्केल में यहाँ पे भूकंप आया था, जिसका केंद्र क्या था, श्रीनगर था। ये चीज़ें पूछता है, आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, जिसका केंद्र कहाँ था, श्रीनगर था। और मौलाराम के अनुसार इस भूकंप में कुल टोटल गढ़वाल में 2500 लोग ही बचे थे। ठीक है, और बाकी सब क्या हो गए, उथल पुथल हो गए। ठीक है, जिसके बाद जैसे ही ये बेचारा इस भूकंप से भी उभरता और गोरखों को पता चला कि गढ़वाल में इस तरीके से भूकंप आया है और राजा जो है अभी अपनी सेना में नहीं है, क्योंकि 2500 लोग बचे हैं तो इसके पास क्या ही सेना होगी। ठीक है, और इसके पास पैसा भी नहीं है, उससे पहले अकाल था, फिर उसके बाद भूकंप। तो गोरखों ने इसकी स्थिति को देखते हुए यहाँ पे पुनः आक्रमण किया और गोरखों और प्रद्युमन शाह के बीच 14 मई 1804 में
खुड़बुड़ा में, देहरादून के खुड़बुड़ा में युद्ध हुआ और जिसमें क्या हुआ, गोरखा विजित हुए और गढ़वाल में गोरखा शासन स्थापित हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद जो है पवार वंश यहाँ पे समाप्त हो जाता है। इसके बाद पवार वंश का उदय होगा हमारा टिहरी रियासत के रूप में, वहाँ पे हम उसको आगे को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या थे, हमारे पवार वंश के शासक थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और पवार वंश के जितने भी हमारे सीरीज हैं, जितने भी हमारे वीडियो आए हैं, उन सभी को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगले जी हम इसमें लाएंगे, हम पढ़ेंगे पवार वंश का शासन व्यवस्था, जिसमें हम इस पवार वंश को पूरी तरह से समाप्त करके फिर अगले जो चैप्टर रहेंगे उसमें पढ़ेंगे हम गोरखा शासन। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।